तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चलिए आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PMSSB स्कॉलरशिप के थ्रू मैथ के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यानी कि हमने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन को दोस्तों कर लिया है, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन को कर लिया। यदि उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो उसमें हमने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। इसमें 15 आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही एग्जाम में बिल्कुल आपके आएंगे। ओके, और ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, वो भी मैथ का। ओके, तो चलिए फटाफट सवालों को सॉल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक ग्रेजुएट विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 60 यहाँ आप देखिए 60% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। इसे जो है 450 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से प्रथम श्रेणी खो देता है। मतलब कि कोई विद्यार्थी है, उसको केवल कितने अंक मिले हैं? 450 अंक मिले हैं। यदि वो 30 अंक और पा गया होता तो ये आपके 60 अंक के बराबर हो जाता, ठीक है ना। कितने के बराबर हो जाता? 60 अंश के बराबर हो जाता। अधिकतम अंक ज्ञात करना। अधिकतम अंक मतलब कुल अंक, मतलब कि 100% का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए 60% बराबर कितना है? 60% के बराबर कितना है? 45 में 30 को जोड़िएगा, मतलब 450 में 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 480 क्या है? 60% के बराबर है, ठीक है। जो 480 है वो 60% के बराबर है। कुल अधिकतम अंक ज्ञात करना मतलब 100% का मान हमको निकालना है। तो 100% का मान कैसे निकलेगा? यदि हम 60% में 60 से गुणा कर दें, भाग कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100 मतलब 100% का मान निकल जाएगा। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम इधर भी करेंगे। तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे। तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका 100% का मान निकल जाएगा, ठीक है। 100% का मान निकल जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या होगा? 0 से 0 कटेगा, ठीक। 6 वाठे 48 हो जाएगा। 6 वाठे 48, हाँ सही तो है। मतलब 800 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 800 क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, मतलब कि जो अधिकतम अंक होगा वो 800 होगा। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17वां क्वेश्चन है। दोस्तों, पहले वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को कर लिया है। ओके, पार्ट 1 को यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब कि पूछे ऐसे ही प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है। देखो, 2 उम्मीदवार हैं, यदि एक 40% वोट पाता है तो दूसरा कितना? 60% वोट पाएगा, ठीक है। पहला यदि 40% पा रहा है, दोस्तों ध्यान ध्यान दीजिएगा, पहला यदि 40% पा रहा है तो दूसरा 60% वोट पाएगा। फिर क्या है कि और दूसरे से 600 वोट से हार जाता है। मतलब कि जो पहला उम्मीदवार है वो 40% वोट पाता है और दूसरे से 600 वोटों से हार जाता है। देखो, दोनों का अंतर कितना है? 20% का अंतर है। मतलब कि जो पहला आदमी है, पहला उम्मीदवार, वो 20% से हारता है। 20% से हार जाता है और 20% किसके बराबर है? 600 के बराबर है, ठीक है। डाले गए ऑटो की संख्या पूछ रहा है, यानी कि डाले गए कुल ऑटो की संख्या, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो देखिए, ये 20% का मान दिया है। ये जो है जो 600 है 20% का मान है। हमको 100% का मान निकालना होगा तो यदि हम 20 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जो कार्य हमने इधर किया है वही कार्य इधर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस, तो अब क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए 600 का 5 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 5 6 का 30, मतलब आपका हो जाएगा आंसर 3000। समझ में आया दोस्तों? आपका जो राइट आंसर होगा वो 3000 होगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो आपका ऑप्शन डी 3000 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? देख लीजिएगा। पहला जो उम्मीदवार है 40% पाता है तो दूसरा जाहिर सी बात है 7% पाएगा।
जो पहला उम्मीदवार है 600 वोटों से हार जाता है, मतलब कि 20% वोटों से हार जाता है और 20% का मान दिया है 600। ठीक, 100% का मान पूछ रहा है तो भाई 100% का मान निकाल लो। 20 में यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। वही कार्य इधर करेंगे, हम इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 6.6 रुपये में चाय बेचकर 10% का लाभ कमाता है। देखिए, 10% का लाभ कमाने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, 110% पर वस्तु को बेचा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये भी चलेगा। ठीक है, चलिए, एक दुकानदार क्या करता है कि 6.6 रुपये में चाय बेचकर 10% का लाभ कमाता है। मतलब कि वो चाय को कितने रुपए में बेचा, 110% पर बेचा और कितना रुपए में, 6.6 रुपये में। ठीक है, यदि वह इसे 9 रुपये में बेचे तो कितना लाभ कमाएगा। यदि वह इसे 9 रुपये में बेचे तो कितना लाभ कमाएगा। पहले तो देखिए, पहले आपको क्रय मूल्य का मान निकालना है, यानी कि सीपी का मान निकालना है, कॉस्ट प्राइस का। क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है वो 100% अपने आप में होता है। तो पहले क्या कीजिए, इसको 100% बनाइए। तो इसको 100% कैसे बनाओगे, आप कर दीजिए कितना से भाग करोगे, 11 से भाग कर दीजिए तो ये कट के 10 हो जाएगा। कट के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 से गुणा और कर दोगे। ठीक है, 10 से गुणा कर दोगे तो 100% हो जाएगा। अब जो कार्य इधर किए हो वही कार्य इधर करो। क्या किए हो, 11 से भाग दिए हो और 100 से क्या किए हो, 10 से गुणा किए हो, यही किए हो। ठीक है, तो अब क्या करो, काट दो। होगा क्या, काटोगे तो 11 छक्का 66। ठीक है, 0.6 आएगा और 0.6 को जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये क्या है दोस्तों, ये है आपके 100% का मान। 100% का मान कितना है, 6 रुपये। मतलब कि जो क्रय मूल्य है वो 6 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 6 रुपये। याद रखिएगा, क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये निकल के आ गया। 9 रुपये में बेचने से उसको कितना % का लाभ होगा। तो 9 रुपये में बेच रहा है, कितना % का लाभ हुआ। तो अब देखिए, क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपये है। 9 रुपये में बेचेगा, 6 घटा लीजिए, मतलब 3 रुपये का लाभ कमा रहा है। इसी को परसेंटेज में निकाल लीजिए, 3 बटा के कितना, क्रय मूल्य कितना, अभी क्रय मूल्य देखो 6 है ना। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। बस काटिए, 3 दूनी के 6 और 2 बचे 10, मतलब 5। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, यानी कि 50% आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि आलू बेचने पर किसी व्यापारी को 7.5% क्षति होता है, मतलब हानि होता है। इसका मतलब यह है कि जो आलू विक्रेता है वो 7.5 रुपये पर जो है क्षति कमाता है, हानि कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से यदि आप 7.5 को घटा दोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 92.5। मतलब कि वो जो व्यापारी है वो आलू को कितने % पे बेच रहा है, 92.5% पर बेच रहा है। ठीक है, तभी तो 7.5% की हानि हो रही है। यदि वह इस विक्रय मूल्य से 24 रुपये अधिक में विक्रय करता है तो उसको 12% नहीं बल्कि 12.5% का लाभ होता है। यदि वह जो विक्रेता है 24 रुपये ऐड कर दे, यानी कि 92% पे बेचा है, यदि 24 रुपये ऐड कर दे ना, वो उसमें जोड़ दे, जो जिस मूल्य पे बेचा है यदि 24 रुपये उसमें और जोड़ दे तो उसको लाभ हो जाएगा कितने का, 12.5% का। मतलब कि वो 112 यानी कि 112.5% पर यदि वस्तु को बेचेगा, मतलब जब उसमें जो, देखिए समझिए एक बार और अच्छे से समझिएगा, कोई विक्रेता है और वो 7.5% का क्षति कमाता है, मतलब हानि पहुंचती है जब वस्तु को बेचता है तो आलू को। तो यदि 7.5 को 100 में से घटा दोगे तो 92.5 आएगा। 92.5 का ये मतलब हुआ कि 92.5% पर वो वस्तु को बेचा। ठीक, आगे कह रहा है कि 24 रुपये अधिक में बेचता, अधिक जोड़ देता है,
मतलब 24 उसमें और जोड़ देगा, तब उसे 12.5% की लाभ होगी, मतलब 112.5% पर वस्तु को बेचेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 112.5 में से 92.5 को घटा दीजिए। 92.5 को जब घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, जीरो हो जाएगा। घटाइएगा तो जीरो हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। 11 में से 9 जाएगा तो 2। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 24 है दोस्तों वो कितने परसेंट का मान है, 20% का मान है। ठीक है ना, जो 24 है वो 20% का मान है। 24 कितने परसेंट का मान है दोस्तों, 20% का मान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, आलू का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना, सीपी अपने आप में 100% होता है। जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 24 है वो 20% का मान है। यदि 20 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, ये बताइए 100% होगा ना। तो वही कार्य हम इधर भी करेंगे, 24 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा आपके 100% का मान। तो 24 कितना होगा, 120। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1460, ठीक है, 2 वर्ष में 1460 तथा तीसरे वर्ष में जो है 1606 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए 2 वर्ष में जो है कोई मूल्य है वो 1460 रुपये हो जाता है, तीसरे वर्ष में क्या हो जाता है, 1606 रुपये हो जाता है। ठीक ठीक, ये 1 साल का अंतर है। देखो 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज इसमें से निकालना है, तो 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज निकालिए। 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज, भाई देखिए यहाँ पे दूसरा साल है और ये तीसरा साल का है, मतलब 1 साल का यहाँ जब घटाओगे 1660 में से 1606 में से 1460 को घटाओगे तो एक साल की क्या ब्याज निकल जाएगी, और उसके थ्रू आप निकाल सकते हो वार्षिक दर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, 1606 में से 1400 कितना 60 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 15 में से कितना 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 46, 146 आ गया। क्या आ गया, 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज, 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज। तो हम मानेंगे कि यही मूलधन है। ठीक है, यही मूलधन में यही मूल्य है, इसी को परसेंटेज निकाल लेना है। तो यहाँ आपके 1460 है ना, तो क्या होगा, 1460 नीचे आ जाएगा, और हमने जो घटा के निकाला है 146 ये ऊपर चला जाएगा। परसेंटेज भाई रेट निकालना है, रेट परसेंटेज का मान निकालना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 से काटिए, 0 कटेगा, 46 146 कटेगा, कितना आ जाएगा आंसर, 10% आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि जो वार्षिक दर होगी वो 10% होगी। ऑप्शन आपका जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से घट जाती है, 20% की दर से घट जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व पहले कि इसकी जनसंख्या 10,000 हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, इसकी जनसंख्या कितना हो, 10,000 थी, तो 2 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान की जनसंख्या क्या पूछा है। तो देखिए पहले वर्ष में जो 20% घटेगा, मतलब कि 10,000 का 80% निकाल लीजिए। ठीक, मतलब कि 80% रह जाएगी जनसंख्या। फिर अगले साल, ये पहले साल में 80% रह जाएगी, फिर दूसरे साल आगे बढ़ोगे तो फिर इसका टोटल का 20% घटेगा, मतलब 80% इसका निकाल लीजिए। ठीक, बस अब यही वर्तमान होगा, इसको सॉल्व कर दोगे तो वर्तमान जो है वर्तमान जनसंख्या निकल जाएगी। देखिए 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, 8 वर्ष 64 हो जाएगा, और डबल जीरो लगा लीजिए, मतलब 64 जनसंख्या हो जाएगी वर्तमान में। और ये ऑप्शन देख रहे आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, कैसे समझोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। एक गांव की जनसंख्या है और प्रति वर्ष 20% की दर से क्या हो रही, घट रही है। तो पहले साल जो है 20% घटेगी दोस्तों,
तो 80% रह जाएगी। तो 10,000 का 80% निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया, ठीक है। ये पहला साल हो गया। दूसरा साल फिर से 20% घटेगा, तो उसका भी 80% निकाल लीजिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका वर्तमान निकल जाएगा। ओके, तो 6400 निकल के आया है। समझ में आया दोस्तों? तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक पहिए का व्यास दे दिया है कितना, 7/11 मीटर है। क्या दिया है? व्यास। और व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है। और ये कितना मान दिया है? 7/11 दिया है, ठीक है। यह पहिया जमीन पर चलता है और 1 मिनट में 20 फेरे घूमता है। 1 मिनट में 20 फेरे घूमता है, याद रखिएगा। यह पहिया 1 घंटे में कितने मीटर दूरी तय करेगा? 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला, देखिए कोई भी पहिया है, देखिए ये है। यदि इस पॉइंट से यहाँ तक आएगा तो मतलब दूरी 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में 20 फेरा लगाता है। पहले तो हम इस पहिए की हम क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है, यही ना होता है? 2πr होता है। और r यहाँ पर देखो 2r क्या होता है? व्यास होता है। तो हम πd भी कर सकते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है ना। यहाँ पर देखिए त्रिज्या का दुगुना होगा, तो इसको हम डी कर सकते हैं। अब इसको मान रख देंगे, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और डी का मान कितना दिया है? देख सकते हैं 7/11 दिया है। 7 से 7 कटेगा, 11 से काटोगे 2 बार में कटेगा, मतलब आपका 2 आ जाएगा क्या? परिधि, ठीक है। परिधि कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 2 परिधि की लंबाई गुणे कितना? फेरों की संख्या। कितनी बार लगा रहे? 20। तो कितना तो दूरी क्या तय करेगा दोस्तों 1 मिनट में? 20 दूनी के 40, मतलब 40 मीटर वो 1 मिनट में तय करेगा। 1 मिनट में 40 मीटर दूरी तय करेगा। क्वेश्चन है कि 1 घंटे में कितना मीटर दूरी तय करेगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा दोस्तों? 60 गुणे 40, तो 6 चौको 24 का मतलब ये हुआ कि 2400 मीटर तय करेगा दूरी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, क्या करना था दोस्तों? कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे पहले परिधि निकाल लेना है, ठीक है। अब ये सोचना है कि 1 मिनट में कितना फेरा लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है। तो 20 चक्कर लगा रहा है। तो जो परिधि उसी में हमको क्या करना है? फेरे को गुणा कर देना है, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी निकल जाएगी। अब जो 1 मिनट में दूरी कितना 40 मीटर तय कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना करेगा? 60 का गुणा कर दोगे 40 से, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2400 आ जाएगा मीटर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक कमरा है। 15 मीटर लंबा है, ठीक है। 4 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई कितना है? तो देख लीजिएगा 3 मीटर ऊंचाई है। इसमें एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा की जो लंबाई देखिए, डोर है, और दरवाज़ा की जो लंबाई है वो कितना दिया है? 1.2 दिया है। और इसके अलावा उसकी ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितना दिया है? दरवाज़ा है तो ऊंचाई को हम ले लेंगे 2.5, हाँ 2.5 ही दिया है। तो इस कमरे को और छत को यहाँ देखिए, कमरे को छत को अंदर से रंग लगाना है, यानी कि जो कमरा है उसको अंदर से रंग लगाना है, ठीक है। छत को लगाना है और कमरे को लगाना है, मतलब ज़मीन को नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, जो घर है वो एक घनाभ बन रहा है। और घनाभ में होता क्या है? ये आपका घर हो गया, ठीक है। इसी को रंगना है भाई। यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाजे को नहीं रंगना है और ना तो नीचे वाली ज़मीन को रंगना है, केवल इसको रंगना है, ठीक है। मतलब कि चारों राउंड को मतलब 4 सतह को रंगना है, आगे का पीछे का, ठीक है। इस साइड का ये भी, और आगे और पीछे, और इसके अलावा छत रंगना है।
मतलब 5 सतहों को रंगना है, 5 सतहों को रंग के दरवाज़ा को नहीं रंगना, मतलब दरवाजे के क्षेत्रफल को घटा लेना है। तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। रंगाई क्षेत्र वर्ग में बताइए, यानी कि रंगाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो घर बन रहा है वो घनाभ है, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होगा, सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे प्लस रहेगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। और ये हो गया आपका घनाभ, यानी कि 6 सतह का क्षेत्रफल हो गया। हमको एक सतह को घटाना, यानी कि नीचे वाला, नीचे क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई घटाना। इसके अलावा हमको माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है जो दरवाजा है उसका क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो दरवाजा यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 1.2 गुणे 2.5 दिया है। बस मान रख लीजिए और घटा दीजिए, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ आप देखिए लंबाई और चौड़ाई, यहाँ आप देखिए लंबाई और चौड़ाई जब गुणा करोगे तो 15 चौको क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3 है। तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए ऊंचाई और लंबाई, ये है ऊंचाई और लंबाई। ऊंचाई कितना है, 3 है, लंबाई है 15 से 45 हो जाएगा। ठीक, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई 15 चौको 60, 60 को घटा लेना है। और यहाँ देखिए 25 का, यहाँ देखिए 1.2 को जब 2.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 3 आएगा, 3.00, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 60 और 12 को जोड़ोगे तो 172 हो जाएगा। 72 और 45 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 72 और 45 को जोड़ोगे तो 117 होगा, और 117 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234 हो जाएगा। ठीक है, 234 हो जाएगा। उसमें से माइनस क्या करना है, 60 3 63 को माइनस कर देना है। तो जो घटाने पर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 234 में से जब 63 को घटाओगे दोस्तों तो आपका निकल के आएगा 171। ठीक है, 100, यहाँ आप देखिएगा 171 होगा, हाँ 171 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। और 171 देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कुछ नहीं करना था। आपका जो छत है, जो घर है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, और ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। उसमें से नीचे वाला जो सतह है उसको घटा लेना है, इसके अलावा दरवाजे का क्षेत्रफल को घटा लेना है। बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो फटाफट अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 24वां क्वेश्चन देखिएगा। एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके। 20 यहाँ पर देखिए 20% समय को बचाना है, सॉल्व कीजिएगा। माना कि जो पहला चाल है उसका पहला चाल वो S1 है। ठीक है, क्या है, S1 है। दूसरा चाल है उसका, दूसरा चाल S2 होगा, तभी तो समय को बचाएगा। ठीक है, समय, पहला समय होगा T, और दूसरा समय क्या होगा, समय दूसरा क्या होगा, T का कितना, 80%। भाई 20%, देखिए 20% समय बचाना है तो T का 80% निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, तो 40 बटा के 5 आ जाएगा, ये दूसरा समय है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दूरी बराबर क्या है, दूरी देखिए एक ही दूरी है, निश्चित दूरी है, कोई दूरी क्या है, निश्चित है। तो एक ही दूरी को तय करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, पहले समझिएगा। दूरी बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय। क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम। तो हम क्या करेंगे, बस स्पीड गुणे टाइम कर देंगे। यहाँ पर देखिए S1 गुणे T, ठीक है, बराबर S2 गुणे
टी। और यहाँ आप देखिए S2 का मान कितना है, यहाँ आप देखिए 4/5 और ये है टी। यहाँ से देखिए टी से टी कट जाएगा, S2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ से S2 का मान कितना निकलेगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा S1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ से S2 का मान क्या निकलेगा, देखिए टी से टी कट गया है, S2 का मान जब निकालोगे यहाँ से तो कितना निकलेगा, S2 का जब मान निकालोगे तो निकलेगा आपका 5/4 S1। ठीक है, 5/4 S1। देखिए पहला, यहाँ देखिए पहला चाल S1 था और दूसरा चाल कितना आ गया, 5/4 S1 आ गया। अब इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, चेंज कर लेते हैं कलर को। तो ये देखिए पहला था तो S1 ऊपर हो जाएगा और S2 देखिए यहाँ पे बढ़ानी चाहिए, कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, तो ये तो पहला मूल था ना, हम देखिए ये है दूसरा चाल और ये है पहला चाल। दूसरा चाल का देखिए निकालना है परसेंटेज, तो यहाँ देखिए 5/4 और यहाँ पे S1 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला अधिक है और ये वाला कम है, तो अधिक में से पहले कम को घटाइए तब जाके परसेंटेज निकलेगा। तो 5/4 S1 में से S1 को घटा लीजिए, तो घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कर 4S1 और 4S1 5S1 में घटेगा तो S1 आ जाएगा, S1 कितना कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, S1/4। अब इसी का क्या करना है, परसेंटेज निकालना है किससे, S1 से। तो S1/4 तो 4 नीचे चला जाएगा और S1 रहेगा और इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। S1 से S1 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और यही 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था दोस्तों और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, केवल स्कॉलरशिप देना इतना हार्डर क्वेश्चन पूछेंगे बेवकूफ़ सब। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति की नौका नदी के प्रवाह की दिशा में, कोई व्यक्ति है उसका जो नाव है नदी के प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने के लिए 3 घंटे 45 मिनट लेता है। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट लेता है। तो याद रखिएगा, देखिए कोई नाव है और नदी के प्रवाह की दिशा में, यानी कि धारा की प्रवाह की दिशा में जो है 15 किलोमीटर चलने के लिए 3 घंटे 45 मिनट लेता है। तो हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल निकलेगा, कितना आ जाएगा, धारा के अनुकूल चाल निकालिए तो कितना आएगा, दूरी बटा के समय ना, तो 15 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा और समय कितना है, 3 घंटा प्लस 45 मिनट है, तो 45 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग देंगे। तो 15 × 45, 15 × 60, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा इससे तो 12 हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा 60 हो जाएगा और ये 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 से काटेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, तो धारा के अनुकूल आ जाएगा, धारा के अनुकूल चाल आ जाएगा, किसका, नाव का। ठीक है, नाव का धारा के अनुकूल चाल हो गया, कितना, 4 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखिएगा, और जो है उल्टी दिशा में यानी कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, निकालिए धारा के विपरीत, विपरीत चाल क्या होगा, तो चाल निकालिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। दूरी कितना है भाई, 5 किलोमीटर है, समय कितना है, 2 घंटा और 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब ये हुआ आधा। ठीक है, आधा घंटा। ठीक, इसी को सॉल्व कीजिए तो धारा के विपरीत चाल निकलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 4 हो जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा 10 हो जाएगा, 10/5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2, यानी कि 2 क्या आ जाएगा, ये धारा के विपरीत चाल हो जाएगा नाव का, और 4 क्या है, तो धारा के अनुकूल चाल है। क्वेश्चन क्या पूछा है, धारा का
हाँ, धारा प्रवाह की गति कितने किलोमीटर घंटा होगी। धारा यानी कि धारा का चाल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नाव का चाल दिया है, धारा के अनुकूल ये दिया है और ये धारा के प्रतिकूल दिया है। धारा के अनुकूल कितना है 4 है, धारा के प्रतिकूल कितना है 2 है। और धारा का चाल पूछ रहा है, तो धारा का चाल पूछे तो क्या करना होगा दोस्तों, दोनों का अंतर निकाल लेना है। 4 - 2 बटा के भाग कर देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 बटा के 2 आ जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है। याद रखिएगा जब क्वेश्चन में धारा का मान पूछे, धारा का, तो क्या क्या करना होगा दोस्तों, आपको धारा के अनुकूल माइनस धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल को घटा लेना है, अंतर कर लेना है और उसी में 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटा के 2 यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे पहला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों सभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हैं, लेकिन क्या ही बताएं अब। यदि किसी खंभे की परछाई 15 मीटर तथा खंभे की लंबाई 6 मीटर हो तो 25 मीटर परछाई वाले खंभे की लंबाई क्या होगी। कोई खंभा है दोस्तों, ये मान लीजिए खंभा है, ठीक है, और ये इसकी परछाई है। कह रहा है कि किसी खंभे की परछाई 15 मीटर है, ठीक है भाई, ये 15 मीटर हो गया, लंबाई कोई 6 मीटर है। तो इसी प्रकार की 25 मीटर खंभे परछाई वाले खंभे की लंबाई कितनी होगी। देखिए लंबाई और दिया है परछाई, लंबाई कितना दिया है 6 दिया है, परछाई कितना बन रहा है 15। कह रहा है कि यदि परछाई क्या हो जाए, परछाई 15 मीटर हो, 15 कहे 25 मीटर हो परछाई, तो खंभे की लंबाई कितनी होगी। यहाँ आप देखिएगा 15 में क्या किया गया है कि 25 आ जाए, तो 15 में क्या किया गया है दोस्तों, 15 में 5/3 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो क्या होगा 15 में जब 5/3 से गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो वही काम जो काम इधर किए हो आप 15 में, 5/3 से जो कार्य किए हो 15 में, यानी कि गुणा किए हो ना 5/3 से, तभी तो 25 आएगा। आपको सोचना है कि 15 में हम क्या करें, किससे गुणा भाग करें कि हमको 25 आ जाए। तो 15 में 3 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर देंगे तो 5 आएगा, 5 से जब गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो वही काम इधर भी करना है, 6 में करना है, क्या करना है 5 से गुणा करना है, 3 से भाग देना है, सॉल्व कर देना है, यही आंसर आ जाएगा। 3 से काटिए, 2 बार में कटेगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 10 मीटर, ठीक है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। दोस्तों सभी क्वेश्चन थोड़ा टफ हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम में थोड़ा सा इतना भी टफ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ इसी तरह जो है आपके सवाल होंगे, ठीक है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 36 वर्ष है। यदि चार वर्ष बाद उनकी आयु जो है अनुपात में चला जाए 5/6 के अनुपात में, तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखिए वर्तमान आयु का योग, माना वर्तमान आयु x है और y है और उनका योग कितना दिया है 36 दिया है, ठीक है। 4 वर्ष बाद x और y, 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा अनुपात 5/6 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 बना लीजिए, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा और 24 हो जाएगा, 5y हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, 6x - 5y बराबर क्या होगा, 24 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -24 और +20 यानी कि -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण 2। हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 5 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। चलिए हम 5 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। और समीकरण 2 को इसी में हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 6x दिया है और -5y दिया है और कितना दिया है -4 दिया है, और ये 180 देखिए 36 का 5 से गुणा करोगे, 36 का 5 में गुणा तो 180 होगा। इसको जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, ये चीज़ कट जाएगा और ये हो जाएगा 11x, ठीक है। और देखिए यहाँ आप देखिए -4 80 में से घटेगा तो कितना जाएगा
176 हो जाएगी। अब देखिए x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकलेगा, तो 176 में 11 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और 6 बार में कटेगा, मतलब x का मान निकल के आ जाएगा 16। ठीक है, x का मान 16 निकल गया। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या बना था दोस्तों, x और y यानी कि दोनों के योग का योग कितना था, दोनों भाइयों के वायु का योग कितना था, 36 ना। x का मान कितना निकला है, 16। ठीक, तो y का मान निकालिए। तो y का मान कैसे निकलेगा, 36 में से घटा दीजिए भाई 16 को, तो कितना निकल के आएगा भाई, 20 निकल के आएगा। यानी कि जो बड़ा भाई का आयु होगा वो होगा आपका 20 वर्ष। सेकेंड यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, लेकिन आपको वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि थोड़ा सा ही समझ में आए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक काम को ए जो है किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक, दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 24 हो जाएगा। अब 4 से आप क्या कीजिए, 24 में भाग दीजिए तो कब बन जाएगा, 4 छक्का 24। नहीं नहीं, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, 4 और 6 का जो एलसीएम होता है दोस्तों वो 12 होगा। ठीक है, 4 से भाग दीजिए तो 3 बार में जाएगा, 6 से भाग दीजिए 2 बार में जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है, 12 है। ठीक है, एलसीएम जो निकालोगे वो टोटल काम निकल के आएगा। तो जो ए है दोस्तों वो एक दिन में 3 काम करता है और बी क्या करता है, एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 और 2 यानी कि 5 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम कितना है, 12, एक दिन में कितने काम करेंगे, 5, उसी से भाग दीजिए तो काम निकल के आ जाएगा कितने दिन में वो कर पाएंगे। तो यही आपका आंसर होगा। आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 हो गया। ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन है कि 10 स्त्रियां 5 साड़ियां 5 दिन में बुन सकती हैं, तदनुसार 120 साड़ियाँ 8 दिन में बुनने के लिए स्त्रियों की संख्या होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों M1D1। ठीक है, M1D1 बटा के W1 इज इक्वल टू M2D2 बटा के W2। W1 और W2 क्या होता है, ये कार्य होता है, कार्य की संख्या होती है। M1 क्या है, महिलाओं या फिर पुरुषों की संख्या होता है। D1 क्या है, समय है, दिनों की संख्या है। ठीक है, तो इसी पे मान रखना है, सॉल्व करना है। M1 का मान कितना दिया दोस्तों, स्त्रियों का मान कितना दिया, 10 दिया है। ठीक है, कितने दिन में बुन रही है, 5 दिनों में। ठीक है, और काम कितना है, 15 काम है, 15 साड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला क्या है कि 120 साड़ियाँ हैं, तो 120 साड़ियाँ भाई ये क्या है, कार्य है, इसको हम नीचे रखेंगे। ये दिन दिया है, 8 दिन दिया है महिलाएं, यानी कि M2 का मान निकालना है, ये 8 दिया है। ठीक है, आप 8 को काटोगे 12 में तो ये कटेगा कितना बार में, तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 15 से काटोगे ये 15 कट जाएगा। यानी कि M2 का आप मान देखो डायरेक्ट ही निकल गया 50, नहीं 10 पचे 50। ठीक है, यानी कि आपकी जो महिलाएं होंगी स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ओके, कोई समस्या कोई परेशानी, आपको सूत्र याद कर लेना, यही मेन सूत्र है। ठीक है, यदि ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो यही सूत्र अप्लाई कीजिएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा समय लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है मैथ के और इसका सोल्यूशन भी बड़ा है, तो भाई एग्जाम में थोड़ा समय तो लगेगा मैथ में। अगला क्वेश्चन है कि 5 दर्जन केले का मूल्य 15 रुपये है। देखिए 5 दर्जन, ठीक है, 5 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, तो 15 में जब 5 से भाग दोगे तो 3 ही तो आएगा ना, 3 रुपये। ओके, ये क्या हो गया, केले का मूल्य हो गया, 1 दर्जन केले का मूल्य 3 रुपये है।
आगे कह रहा है कि 2 दर्जन संतरों का मूल्य 36 रुपये है। 2 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है? 36 रुपये है। ये क्या है? संतरा है भाई। फिर कह रहा है 2 दर्जन, तो 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन निकालिए। 1 दर्जन संतरा का मूल्य क्या होगा? तो 2 से भाग दोगे 36 में तो 18 रुपये निकल के आएगा। दोनों का मान जोड़ देना है। 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? तो 18 3 कितना होगा? 21 ना। 21 रुपये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को आप एक बार और अपनी बुक पे लगाने का प्रयास कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में कमेंट करके आना है कि क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। हालांकि सभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके बताना है कि आपको मैथ की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हम आपके लिए जीके तो लाते ही रहेंगे, इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन तो लाते ही रहेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए।